Hello dear students and all other members. Myself Vishwas Saxena presented a lecture for mechanical engineering subject soon. This is the second part of slope and deflection of beam. First part I have already discussed. पहला part मैंने already discuss कर दिया है. Okay. Now come to the next slide. Today I will discuss the method of determination of slope and deflection of beam. Okay. There are various methods of slope and deflection. Then one is Macaulay method. मैकुले मेथड हो गया पहला, डबल इंडिकेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, एनर्जी मेथड। तो फर्स्ट थ्री मेथड जो हैं जनरली ये गेट और जो भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो पढ़ भी रहे हैं स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए मैकुले मेथड, डबल इंडिकेशन मेथड इज़ वेरी सिंपल। अगर भी कोई सिंपल सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, उसमें पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे या फिर सेंटर में लग रहा है, तो सिंपली हम लोग डबल इंडिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो मैं होती है इसका एक प्रूफ होता है, मैंने इसमें नहीं सिखाया है, इसको मैं बताया था। इसकी इक्वेशन होती है एम इक्वल टू जो होता है EI d2/अपॉन dx2 dx स्क्वायर। ओके, ये जो इक्वेशन होती है एम इक्वल टू, ये बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। इसी इक्वेशन का हम लोग इसे टूल यूज़ करेंगे। अब मैकुले मेथड को सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब ये पहला मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मैकुले मेथड। अब जैसे कि इसमें अब ये मैकुले मेथड जो यूज़ किया जाता है इसमें ये ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जनरली इसेंट्रिक लोड के लिए यूज़ करते हैं। या तो इसेंट्रिक लोड मतलब कि लोड जो एक्ट कर रहा है वो सेंटर में एक्ट ना करके किसी अदर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल बीम की लेंथ 5 मीटर है, वो 2.5 मीटर ना एक्ट करके 2 मीटर या 3 मीटर पे एक्ट करे, तब हम लोग मैकुले मेथड है। यहाँ पे मैं एक जनरलाइज केस बता रहा हूँ मैकुले मेथड का, जिसमें बीम की लेंथ है ए जनरली L, कैपिटल L, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, फिगर 1 में। तो यहाँ पे डिफरेंट लोड, W1 लोड इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L एंड ए सेक्शन XX। जो XX सेक्शन है उस पर लोड ऐड कर रहा है, XX सेक्शन है। इस टू बी टेकन, हम लोग सेक्शन XX लिया, टू बी टेकन द लास्ट पोर्शन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द बीम। ठीक है, राइट हैंड, हम लोग लेफ्ट हैंड से XX सेक्शन लिए एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में जैसे कि मैंने यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम में दिखाया है, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, सेक्शन एक्सेस जो लिया जाता है वो नियर फ्री एंड पे लिया जाता है, और फ्री एंड से हम लोग डिस्टेंस एक्स पे सेक्शन लेते हैं, फिक्स एंड से जनरली सेक्शन नहीं लेते हैं। तो अब इसमें कैसे मेथड ये सॉल्व करेंगे, तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिगर दिख रही है आप लोगों को, ये फिगर, ये इसमें W1, W2, W3 3 टाइप्स के लोड लगे। W1 लोड पॉइंट एक्टिंग ए पॉइंट C, W2 लोड एक्टिंग ए पॉइंट D एंड W3 लोड एक्टिंग ए पॉइंट E। अब W1 लोड जो पॉइंट C पे ऐड कर रहा है वो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A से लेफ्ट हैंड A पे से डिस्टेंस स्मॉल a पे ऐड कर रहा है। W2 जो लोड ऐड कर रहा है वो इस पॉइंट एंड A से डिस्टेंस स्मॉल b पे ऐड कर रहा है, और W3 लोड जो E पॉइंट पे ऐड कर रहा है वो डिस्टेंस A से लेकर E के स्मॉल c, जो कि मैंने A से लेकर E तक डिस्टेंस C दिखाया है नीचे। और सेक्शन XX मैंने जो लिया है वो डिस्टेंस X पे लिया, और टोटल बीम की जो लेंथ है AB की वो है L। जैसा कि आप लोगों को पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग का जो होता है सपोर्ट रिएक्शन हम लोग RA/RB निकालते हैं, तो वो मैं बताऊँगा कैसे। अब इसमें वाट इज़ द प्रॉपर अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द अप्लाइंग मैकुले मेथड इन सिंपली सपोर्टेड बीम, कैसे हम लोग अप्रोच कौन सी अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये है बेसिकली, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले RA/RB कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन रूट करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन से सपोर्ट सबसे पहले। उसके बाद लास्ट पोर्शन भी हम लोग सेक्शन लेंगे SX एट डिस्टेंस X फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जैसा कि मैंने पिछली साइड में बताया था। ये XX सेक्शन पे हम लोग ये सेक्शन ले रहे थे लेफ्ट हैंड से, ये XX सेक्शन लिया है, A से XX सेक्शन की जो दूरी है वो स्मॉल x है। ओके, उसके बाद हम लोग मोमेंट लेंगे अबाउट द सेक्शन XX से
अब यहाँ पे एम एक्स एक्स है जो कि मोमेंट, एम एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ, मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेक्शन लेते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हैं। सेक्शन की जब भी लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है, और राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल हम लोग सेक्शन की लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जितने भी होंगे सब पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जितने भी होंगे वो निगेटिव लेंगे। तो एम एक्स एक्स क्या हो गया, आर ए इंटू एक्स, जैसा कि इसमें दिख रहा है आर ए इंटू एक्स, ए आर ए इंटू ए ई डिस्टेंस हुआ जो कि क्या है एक्स है। अब बाकी सब क्लॉकवाइज है माइनस। अब इसमें जहाँ जहाँ पे लोड एक्ट करता है एक बार के हम लोग लगाते जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि वर्टिकल लाइन दिख रही है वर्टिकल, वैसे इसको बार हम लोग लगाते जाते हैं। इसको ये बताएं इसका यूज़ क्या है। माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए कैसे आ गया, अब W1 ये C से E डिस्टेंस है, टोटल A से E तक डिस्टेंस कितना है x है, और A से C तक A है, तो C E डिस्टेंस कितना हुआ x माइनस ए हुआ। और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वो भी सेक्शन के लेफ्ट में ऐसे इसको माइनस लेंगे। ओके, तो माइनस W1 इंटू एक्स माइनस ए। अब लोड खत्म हो गया यहाँ पे, फिर उन्होंने वर्टिकल मार्क कर दिया, माइनस W2 पार्टीशन कर दिया इंटू एक्स माइनस पी, इसी तरह से। तो ये इसको ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब एम एक्स एक्स मैंने बताया था, एम एक्स एक्स की स्टार्टिंग में फॉर्मूला होता है एम एक्स एक्स इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ई आई क्या फ्लैक्चुरल रिजिडिटी है, और डी टू वाई जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस करा तो मैंने बताया था फ्लैक्चुरलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ डिफाइन की, स्टिफनेस डिफाइन करता है ये। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अब ये सारी वैल्यूज़ रख दी एम एक्स एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब इसमें जो इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को ये पार्टीशन दिख रहे हैं आर इंटू एक्स एक लोड के बाद, तो इसमें जो भी टर्म नेगेटिव होगा उसको जैसे एक्स माइनस ए का हम लोग इंटीग्रेशन पूरे ब्रैकेट का करेंगे, यानी कि एक्स माइनस ए जैसा कि ब्रैकेट में देखा है इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, ना कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स से नहीं होगा, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। उसी तरह से ब्रैकेट वाला जो टर्म है इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी से थर्ड टर्म ब्रैकेट वाला जो दिख रहा है इसको एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। और जो C1 C2 हम लोग जैसे अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो पार्टीशन उससे पहले कांस्टेंट आएगा आर इंटू एक्स के बाद प्लस C1 आ गया, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देंगे। जहाँ तो क्योंकि W1 से पहले कोई लोड नहीं था, A से लेकर C तक कोई भी लोड नहीं था, तो वहाँ पे C1 कांस्टेंट ऐड होगा, बाकी सबको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, बाकी सारे टर्म्स को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन पार्टीशन हम लोग एक की बार लगाया है, और C1 कांस्टेंट हम लोग इस पहले पार्टीशन से लोड से पहले ऐड करेंगे, ना कि इस पार्टीशन के बाद, ये जहाँ रखना होगा। ओके, उसी तरह से दूसरा अगेन इंटीग्रेशन जो इक्वेशन नंबर अब इस हम लोग को इंटीग्रेट करें तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 6 हुआ। अब C1 एक्स प्लस C2, तो लोड से पहले हम जितने भी कांस्टेंट होंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी C1 C2 बाउंड्री कंडीशन में। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होगा कि जैसे मान लो बाउंड्री कंडीशन C1 C2 कोई वैल्यू रख रहे हैं हम लोग एक्स की बाउंड्री कंडीशन में कि एक्स के बराबर 0 पे वाई की वैल्यू समथिंग π/4 है या जितनी भी है, बाउंड्री कंडीशन इस तरह से दी होगी ताकि C1 C2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सके, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो जहाँ पर भी ये ब्रैकेट में जो पार्टीशन के बाद दिख रहा है ब्रैकेट में, जैसे एक्स माइनस ए का क्यू अपॉन 6 दिख रहा है, एक्स माइनस बी का अपॉन क्यू अपॉन 6 दिख रहा है, ये जो जहाँ पर भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो उस वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी सिर्फ उसी को लेंगे। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ए है, ए की यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो -2a हो जाती फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म -3a हो जाता, तो ये पूरे टर्म को W2 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन क्यू अपॉन 6 की वैल्यू पूरा टर्म हम लोग निगलेक्ट कर देते, किसको फाइंड आउट करने के लिए, C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन में ए तो ये टर्म में ए की वैल्यू गिवन रहेगी, एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी जो इनिशियल कंडीशन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पे ब्रैकेट का टर्म नेगेटिव होगा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की ड्यूरेशन में, वो वाला ब्रैकेट का टर्म इफ इट इज़ नेगेटिव देन द एंटायर टर्म विल बी निगलेक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग द बाउंड्री कंडीशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ओके, तो हम लोग स्लोप के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 की वैल्यू पुट कर देंगे, स्लोप की वैल्यू हम लोग निकालनी है, स्लोप क्या होता है dy अपॉन dx, तो C1 की वैल्यू उसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा हम लोग का। अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बनी है जो कि EIY की फॉर्म में है, तो ये C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। फाइनली स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए
स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए C2 और C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करेंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ये वाया फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बाय मैकुले मेथड। जनरली तो सेंट्रिक लोडिंग में पुट करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन जनरलाइज केस क्या है, अब डिफरेंट केसेस आएंगे। मान लो उसमें अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, या फिर फ्री एंड कह रहा हूँ मैं, राइट एंड पे लग रहा है या लेफ्ट एंड पे लग रहा है पॉइंट लोड, या फिर सेंटर में लग रहा है, कहाँ पे अटैच कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। सेंटर में लग रहा है तो सिंपली हम लोग मैकुलर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आयदर भी अप्लाई मैकुलर मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड। बट फॉर एसेंट्रिक लोडिंग, अगर एसेंट्रिक लोड होगा सेंटर पे ना हो कि कहीं अदर डिस्टेंस पे होगा, वो एग्जांपल मैंने देख के बताया ही था फर्स्ट स्लाइड में, तो उसके लिए हम लोग मैकुलर मेथड ही यूज़ करेंगे फॉर बोथ कैंटिलीवर एज वेल एज सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, थैंक यू।